नाम से मैं आपके साथ अली इमाम। हम अपनी केमिस्ट्री बुक 1 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 में आज हमने डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन स्टडी करनी है। हमने अपने पिछले लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी के पोस्टुलेट, काइनेटिक इक्वेशन और गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जो 3 डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटीज होती हैं उनके बारे में स्टडी किया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। देखिए, हमने इससे पहले ना गैस लॉस पढ़े हैं और हमने कहा कि जो ये गैस लॉस हैं ये आइडियल गैस लॉस है। इन गैस लॉस की मदद से हम आइडियल गैस के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अच्छा, कल जब हमने अपने लास्ट लेक्चर में काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टडी किया था तो उसमें हमने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस को डिफाइन किया था कि सेट ऑफ पोस्टुलेट विच एक्सप्लेन और विच डिस्क्राइब्स बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। यानी हमने वहां पढ़ा था कि काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी जो है ये भी आइडियल गैस के बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करती है। फर्क इतना था कि जो गैस लॉज हैं ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, लेकिन काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस जो है ये एक थ्योरी है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं है। लेकिन हमने बाद में देखा था कि क्लासियस ने काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस की मदद से क्लासियस इक्वेशन ड्राइव की। तो अब यहाँ पे हम जो डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस पढ़ रहे हैं हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि गैस लॉस भी आइडियल गैस का बिहेवियर बताते हैं और काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस भी आइडियल गैस का बिहेवियर बताती है। तो अगर ये दोनों काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी आइडियल गैस के बिहेवियर को ही एक्सप्लेन करती है तो फिर काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की मदद से जो काइनेटिक इक्वेशन ड्राइव की है, इस काइनेटिक इक्वेशन की मदद से गैस लॉस को भी वेरीफाइड, गैस लॉस को भी ड्राइव होना चाहिए। यानी हम गैस लॉस को भी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी की मदद से या काइनेटिक इक्वेशन की मदद से हम ड्राइव कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम चारों लॉस को पढ़ेंगे। हम बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, हम चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन पढ़ेंगे, एवोगैड्रोस लॉ की डेरिवेशन पढ़ेंगे और ग्राहम्स लॉ की डेरिवेशन पढ़ेंगे। तो चलते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को हम डिफाइन करते हैं। हमने पढ़ा है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस is inversely proportional to applied pressure। कि दी गई गैस की जो अमाउंट, यानी आपको गैस की जो भी अमाउंट दी गई है उसका जो वॉल्यूम होगा वो अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा व्हेन नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर हेल्ड कांस्टेंट। जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखें या कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो अप्लाइड प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने कल पढ़ा था और हमें पता है कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस क्या होती है, PV इज इक्वल टू 1/3 mNc स्क्वायर बार। यहां हमने पढ़ता है कि ये प्रेशर, V से मुराद वॉल्यूम, M से मुराद मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, N से मुराद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, C स्क्वायर बार से मुराद मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूं। अब हमने कल बॉयल्स लॉ का काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी का 8वां और आखिरी पोस्टुलेट जो पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब काइनेटिक एनर्जी हमें पता है ये 1/2
mnc स्क्वायर बार विल बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करवाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mnc स्क्वायर बार विल बी इक्वल टू kT। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देखें। हमने ये वाली चीज यहां बनानी, ये वाली चीज हमने यहां पर बनानी, यानी यहां पे 1/3 mnc स्क्वायर बार है, यहां पे 1/2 mnc स्क्वायर बार है, जो कि kT के बराबर है। हम चाहते हैं ये वाली चीज जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में बने। तो हम क्या काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं और फिर डिवाइड बाय 2 करते हैं, यानी इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो हम लिखेंगे PV इज इक्वल टू 2/2 1/3 mnc स्क्वायर बार। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 की। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम देखिए। हमने राइट हैंड साइड पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। जब हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो इससे इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी कर दिया, बात नहीं की नहीं है। अब हमें पता है कि जो डिनोमिनेटर में 2 और ये 3 है, ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इस डिनोमिनेटर में जो 2 और 3 है, मैं इनको इस तरीके से लिख सकता हूं 2/3 इंटू 1/2 mnc स्क्वायर बार। अब देखें, चाहे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो, चाहे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा आंसर सेम रहता है। और अब आप जरा इस इक्वेशन नंबर, इसको मैं 4 का नाम देता हूं, और इक्वेशन 4 में आप ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो है 1/2 mnc स्क्वायर बार, इसको आप गौर करें तो इक्वेशन 2 के मुताबिक 1/2 mnc स्क्वायर बार जो है वो kT के बराबर होता है। तो मैं 1/2 फ्रॉम इक्वेशन 2 1/2 mnc स्क्वायर बार इज इक्वल टू kT, हम इसको पुट इन इक्वेशन 4 कर देते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन 4 बन जाएगी PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू kT। अब बेटे जरा गौर करें कि ये जो मेरे पास एक इक्वेशन नंबर 5 आई है, इसमें PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू kT। जब हम बॉयल्स लॉ को स्टडी करते हैं तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, के इस इक्वेशन में वैसे ही कांस्टेंट है, और 2 और 3 भी कांस्टेंट है, यानी मेरे पास जो राइट हैंड साइड है ये कांस्टेंट के इक्वल है, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं PV इज इक्वल टू एक न्यू कांस्टेंट, इसको मैं K डैश से डिनोट कर लेता हूं, और मुझे पता है V इज इक्वल टू K डैश डिवाइडेड बाई P, और जब मैं K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इसमें से रिमूव करवाऊंगा तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, और ये मेरे पास बॉयल्स लॉ प्रूव हो गया। V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हमने एक गैस लॉ जो पहला गैस लॉ है हमारा चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ, वो हमने प्रूव कर लिया। हमने काइनेटिक इक्वेशन की वजह से बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन को स्टडी कर लिया। अब हम चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन की तरफ चलते हैं कि काइनेटिक इक्वेशन की वजह से चार्ल्स लॉ को कैसे हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम चार्ल्स लॉ को डिफाइन करेंगे, और चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन हमें पता है, जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस
is directly proportional to absolute temperature. When pressure and volume held constant, कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम पर जो वॉल्यूम होता है, सॉरी, कांस्टेंट व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स हेल्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर और नंबर ऑफ मोल पर जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम किसे बोलते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम बोलते हैं व्हेन टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन स्केल। जब टेम्परेचर केल्विन स्केल में लिया जाता है तो हम उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। चलिए इसकी डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। तो पहले इसकी डेरिवेशन, मुझे काइनेटिक इक्वेशन में पता है PV इज इक्वल टू 1/3 mnc स्क्वायर बार, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, एंड काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mnc स्क्वायर बार इज इक्वल टू kT। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहता हूँ। अब हमने जिस तरह बॉयल्स लॉ में किया है कि ये वाली जो हमारे पास साइड है 1/2 mnc स्क्वायर बार इज इक्वल टू kT, हमने इसको यहाँ पर बनाना इक्वेशन 1 में, तो हम उसी तरह करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इक्वेशन 1/2, तो हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी PV इज इक्वल टू 2/2 1/3 mnc स्क्वायर बार। उसी तरह मैं इस 2 को इधर लिख लेता हूँ अंदर और 3 को इधर, जिस तरह हमने बॉयल्स लॉ में किया, तो 2/3 1/2 mnc स्क्वायर बार, और ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में 1/2 mnc स्क्वायर बार है, ये इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक kT के बराबर होता है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ। तो इक्वेशन 3 में हम इक्वेशन 2 से हम 1/2 mnc स्क्वायर बार की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास PV के बराबर आ जाएगा 2/3 इंटू kT। अब हमने चार्ज लॉ को प्रूव करना है, तो हम प्रेशर को इधर ले जाएंगे, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ लाके यकीनन डिवाइड होगा, तो V इज इक्वल टू 2K ओवर 3P इंटू T। अब हमने डेफिनेशन में जैसा कि बताया कि वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स हेल्ड कांस्टेंट। अब यहाँ पे प्रेशर, क्योंकि चार्ज लॉ पढ़ रहे हैं, चार्ज लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, K वैसे कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, और 2 और 3 ये भी कांस्टेंट है। तो ये हमारी ये वाली साइड है, ये 2K ओवर 3P, ये सारी की सारी क्या है? कांस्टेंट। तो मैं इसको V इज इक्वल टू K डबल डैश इंटू T, एक नया कांस्टेंट मैंने K डबल डैश ले लिया। हम कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, K लिख लें, K डैश लिख लें, K डबल डैश लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मकसद सिर्फ कांस्टेंट है। अब जब कांस्टेंट रिमूव करवाएंगे तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और यही हमारे पास चार्ज है। तो हमने काइनेटिक इक्वेशन की मदद से पहले बॉयल्स लॉ को प्रूव किया, और अब हमने काइनेटिक इक्वेशन की मदद से चार्ल्स लॉ को डिराइव कर लिया, इसको प्रूव किया। अब हम अपने तीसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा तीसरा लॉ जो है वो है एवोगैड्रोस लॉ। सबसे पहले एवोगैड्रोस लॉ की डेफिनेशन देखते हैं। अब हम तीसरे लॉ के डेरिवेशन की तरफ जा रहे हैं, और हमारा तीसरा लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर गैसेस का वॉल्यूम इक्वल हो तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होते हैं। यहां से मुझे एक चीज और पता लगी कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर जो गैसेस होती हैं वो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी उनके सेम होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर तमाम गैसेस का 1 मोल जो है वो 22.414 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है और 1 मोल में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं वो 6.02 × 10⁻23 होते हैं। हम किनेटिक इक्वेशन की मदद से एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव करने लगे। इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं मेरे पास 2 सिलेंडर हैं, उसमें 2 गैसेस हैं। इसको मैं गैस 1 कहता हूं, इसको मैं गैस 2 कहता हूं। मैं कहता हूं गैस 1 जो है इसका मास m1, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 और जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो c1 स्क्वायर बार। इसी तरह गैस 2 के जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल का मास m2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 और जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो c2 स्क्वायर बार। क्योंकि दोनों गैसेस का टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम, हमने 2 सिलेंडर में 2 गैसेस हैं, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। गैस 1 के जो मॉलिक्यूल है, गैस 1 के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके एक मॉलिक्यूल का मास m1, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है मेरे पास गैस 1 के वो n1 और उनकी जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो c1 स्क्वायर बार। इसी तरह गैस 2 की जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास m2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n2 और जो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो c2 स्क्वायर बार। हम गैस 1 और गैस 2 पे सेपरेटली काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैस 1 and 2, यानी जब हम काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे गैस 1 और गैस 2 पे तो मेरे पास बन जाएगा PV = 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूं और PV = 1/3 m1 m2 n2 c2 स्क्वायर बार, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बार = 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बार। ये 1/3 से 1/3 हमने कैंसिल आउट कर दिया तो मेरे पास एक इक्वेशन 3 बन गई, m1 n1 c1 स्क्वायर बार = m2 n2 c2 स्क्वायर बार। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का। अब देखें, चूंकि टेम्परेचर सेम है दोनों गैसेस का और टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इन दोनों गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी होगी मॉलिक्यूल की वो सेम होगी। दोनों गैसेस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम इसलिए होगी कि दोनों गैसेस का टेम्परेचर जो है वो सेम है और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मैं इन दोनों गैसेस के लिए जब काइनेटिक इक्वेशन लिखूंगा तो गैस 1 के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी, गैस 1 काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 1 K = 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार। मैं एक मॉलिक्यूल के, दोनों गैसेस के एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो 1/2 m1 c1 स्क्वायर बार। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 कहता हूं। फॉर गैस 1 यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1
ये गैस 1 के एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो गैस 2 के लिए 1/2 m2c2 स्क्वायर बार, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम देता हूँ। तो इक्वेशन 4 और 5 में क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड 1/2 m1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/2 m2c2 स्क्वायर बार। 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो m1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2c2 स्क्वायर बार। इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 का नाम देता हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिवाइड इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 6। तो मेरे पास बन जाएगा m1 स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई m1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2 स्क्वायर बार डिवाइडेड बाई m2c2 स्क्वायर बार। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। तो मेरे पास m1 से m1 कैंसिल, c1 स्क्वायर बार से c1 स्क्वायर बार कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर भी ये दोनों ये जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं, वो कैंसिल करने के बाद मेरे पास यहाँ बच गया n1 और यहाँ पर बच गया n2, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस 2। यही हमने एवोगैड्रो लॉ प्रूव करना था कि जो गैसेस के यानी इक्वल वॉल्यूम, अगर गैसेस का वॉल्यूम सेम है तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। हमने इसको कैसे किया, पहले हमने दो गैसेस ली, दोनों गैसेस पे सेपरेटली काइनेटिक इक्वेशन अप्लाई की, फिर हमने दोनों गैसेस के एक एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक इक्वेशन लिखी, और चूंकि टेम्परेचर सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, तो हमने दोनों साइडों को इक्वेट किया और हमारे पास इक्वेशन 6 बनी, और इक्वेशन 3 और 6 को हमने डिवाइड करने के बाद एवोगैड्रो लॉ को प्रूव किया। अब हम चलते हैं अपने आखिरी लॉ की तरफ, जो कि है ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। हमें पता है रेट ऑफ डिफ्यूजन of a gas is inversely proportional to square root of density। रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ फ्यूजन दोनों ही किसी भी गैस के स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। हमने काइनेटिक इक्वेशन की मदद से इसको प्रूव करना है, और हमें पता है जो काइनेटिक इक्वेशन होती है गैस की, PV is equal to 1/3 mnc स्क्वायर बार। ये हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम। सपोज कर लें मेरे पास 1 मोल है गैस का। अगर मेरे पास गैस का 1 मोल होगा तो फिर ये जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे n will be equal to Na, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो मैं इस n को रिप्लेस कर देता हूं Na से, तो PV is equal to 1/3 mNac स्क्वायर बार। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूं। अब देखें ये जो मेरे पास स्मॉल m मल्टीप्लाई बाई Na है, ये मोलर मैस के बराबर है। वो कैसे? देखिए इस स्मॉल m से मुराद होता है काइनेटिक इक्वेशन में मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का मैस, और Na से मुराद है वो एवोगैड्रो नंबर है।
यानी जब मैं एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास उस गैस का मोलर मास आ जाएगा। तो ये जो mNa है ये बराबर होता है कैपिटल M के। मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट करता हूं तो ये बन जाएगा PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। हम क्या काम करते हैं, हम यहां से c² बार की वैल्यू निकालते हैं और c² बार की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 यहां जगह मल्टीप्लाई होगा तो 3PV डिवाइडेड बाई m यहां जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा ओवर m। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम, दोनों तरफ अंडर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये c² बार अंडर रूट विल बी इक्वल टू 3PV ओवर m, 3PV ओवर m। देखिए वॉल्यूम को नीचे ले तो ये बन जाएगा 3P अंडर रूट ओवर m ओवर v, और m ओवर v जो होता है ये डेंसिटी के बराबर होता है। तो c² बार अंडर रूट विल बी इक्वल टू 3P डिवाइडेड बाई d अंडर रूट। देखिए ये होती है c² बार अंडर रूट जो है, c² अंडर रूट बार, ये होती है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो बराबर किसकी होती है, ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। क्योंकि जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ डिफ्यूजन, जितनी ज्यादा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी होगी हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होगा। तो हम इसको कहते हैं CRMS। अप्रोक्सीमेटली हम इसको कह देते हैं, ये ऑलमोस्ट इक्वल होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन के। तो मैं इसको लिख सकता हूं R इज इक्वल टू 3P ओवर D अंडर। अब देखें जब हम ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ते हैं तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है, तो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट होगा और 3 भी कांस्टेंट होगा। तो जब मैं इन कांस्टेंट को रिमूव करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर D अंडर। 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, तो ये R विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर D अंडर। ये मेरे पास ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो प्रूफ हो गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 4 लास्ट थे जो हमने काइनेटिक इक्वेशन की मदद से जस्टिफाई किए, प्रूव किए। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर की तरफ चलेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाए तो कोई से 2 लॉज पूछे जा सकते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे किसी एक लॉ के डेरिवेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि ड्राइव बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या ग्राहम लॉ, कोई भी लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। आप के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे अगले टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।